Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss the paper of IT of class 10 जो कि 24 मई को हुआ था students and हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं. तो हम इसे डिस्कस करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ. Now we have question number 1. It says name the person who combines the factors in a creative manner to generate the value for customers and create the wealth. ऐसा पर्सन जो क्रिएटिव मैनर में सारे फैक्टर्स और रिसोर्सेज को कंबाइन करता है ताकि वो अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके और उससे उसे प्रॉफिट हो सके. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. पढ़ते ही हमें इसका आंसर पता लग रहा है. द नेम ऑफ द पर्सन इज एंटरप्रेन्योर. Now, next question we have is name the skills that helps to lead, guide and supervise the people who work for the business. ऐसा स्किल जो हेल्प करता है लीड करने में, गाइड करने में और लोगों को सुपरवाइज करने में बिजनेस के लिए. तो दैट स्किल लीड करना है स्टूडेंट्स. स्किल कौन सा हुआ हमारा? लीडरशिप स्किल. सो दैट इज लीडरशिप. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर. नेचर के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं आपको उसमें से कोई भी 2 के नाम लिखने थे. विंड होता है, स्पेस होता है, ठीक है, फायर होता है. सो 5 एलिमेंट्स होते हैं. इसमें से हम किसी भी 2 का नेम लिख सकते हैं, जैसे कि आपका हुआ स्पेस एंड फायर. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. ये स्टूडेंट जो आपका पेपर आया है इसके आंसर्स आपको CBSE स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. cbseacademic.nic.in की वेबसाइट पे भी आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ऑफ IT 402, जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल हैं. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव वन मेथड दैट वी कैन अडॉप्ट टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इन दिस केस वी हैव टू टेल एनी वन मेथड जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं. So in this case the answer can be from the CBSE study material which is given here. Sustainable development को promote करने के लिए we have these points, that is protecting and living in harmony with nature, considering all human beings as equal, promoting good governance, using science and technology responsibly and creating healthy social and economically viable society. तो इनमें से कोई भी पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं. इसमें पूछा गया है एनी वन मेथड. तो 5 मेथड्स में से आप कोई भी एक वन मेथड लिख सकते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 2 क्वेश्चन जो कि आपके 2 मार्क्स के थे. तो 5th क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स विद 1 पॉइंट ओनली. यानी कि दोनों में हमें सिर्फ एक डिफरेंस बताना है. तो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिजनेस प्रोसेस हुआ जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं और उससे प्रॉफिट को अर्न करते हैं. और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुई? जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्रिएशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी स्केल, उसकी सेल्स बहुत ही स्मॉल लेवल पे की जाती है, कम कैपिटल के साथ और स्मॉल लेवल पे की जाती है. दैट इज नोन एज स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 6. In our daily life, we can contribute to create a sustainable society by following 4 R's and 1 U of sustainability. डेली लाइफ में हम सस्टेनेबल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम 4 R's को फॉलो करते हैं और 1 U को फॉलो करते हैं. तो एक्सप्लेन एनी वन टर्म आउट ऑफ 4 R's एंड 1 U. 4 R में से आपको कोई भी एक टर्म एक्सप्लेन करनी है और साथ में U की जो डेफिनेशन होती है, U क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो आपको एक्सप्लेन करना है. तो स्टूडेंट 4 R's की अगर हम बात करें वो हमारे होते हैं रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल. कौन कौन से होते हैं? रिफ्यूज, देन आपका होता है रिड्यूस, देन होता है आपका रीयूज एंड 4th होता है हमारा रिसाइकिल. रिफ्यूज़ का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए. रिड्यूस का मतलब होता है कोई भी ऐसा रिसोर्स जो बहुत कम अवेलेबल है या एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है उसका यूज़ हम कम से कम करें. रीयूज़ का मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी भी अदर वे में, तो उसे रीयूज़ करें. और रिसाइकिल का मतलब एक प्रोडक्ट जो एक बार में किसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो गया उसे दोबारा से रिसाइकिल करें ताकि वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो सके. और यू का जो मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ अपसाइक्लिंग. अपसाइक्लिंग में क्या होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को
क्रिएटिविटी और इनोवेशन से नया बना सकते हैं ताकि उस पर्पस को किसी दूसरे काम, उस प्रोडक्ट को किसी दूसरे काम के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आपको इन चारों में से कोई भी एक आर को एक्सप्लेन करना था, साथ में अपसाइक्लिंग को एक्सप्लेन करना था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज सेक्शन बी पे, जो कि आपका 12 मार्क्स का था। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स you with the access to the internet via dial-up और डायरेक्ट और वायरलेस कनेक्शन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड कराती है डायल-अप से, डायरेक्ट कनेक्शन से या वायरलेस कनेक्शन से। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टूडेंट्स जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं डायरेक्ट, हमारा उसका आंसर होता है ISP, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, 8th question is name the software or hardware security device that analyzes the traffic and determines if the traffic should be allowed or not। ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सिक्योरिटी डिवाइस जो नेटवर्क के ट्रैफिक को एनालाइज करता है और ये डिटरमाइन करता है कि ट्रैफिक को सिस्टम में आने देना है या नहीं आने देना। सो दैट कैन बी सॉफ्टवेयर, दैट कैन बी हार्डवेयर। तो सीधा सीधा इसका आंसर बन रहा है स्टूडेंट्स फायरवॉल। ये आपने इंटरनेट सिक्योरिटी वाले सेशन में पढ़ा भी हुआ है। दिस इज फ्रॉम दैट सेशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। Dash is the immediate assistance provided to the injured to save life and minimize the health loss till the proper medical aid or facility is provided। किसी भी इंजर्ड पर्सन की लाइफ को सेव करने के लिए उसको जो सबसे पहली असिस्टेंस दी जाती है, सबसे पहली हेल्प दी जाती है, जब तक प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी अराइव होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरी इजी। ये आपने SST में भी पढ़ा हुआ है, साइंस में भी पढ़ा होगा। दिस इज नोन एज फर्स्ट एड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। When primary key constraint is applied on one or more columns, then it is known as dash। जब हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके टेबल है एक स्टूडेंट नाम से, उसमें आपकी प्राइमरी की है ऑलरेडी, एक रोल नंबर आपकी प्राइमरी की है, ठीक है, आपने उसमें एडमिशन नंबर ले लिया, तो जो रोल नंबर 1 है उसका अपना एक एडमिशन नंबर होगा, 2 का अपना एक एडमिशन नंबर होगा, ठीक है। तो इस केस में जब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हम एक से ज़्यादा कॉलम पे अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? दैट बिकम्स कंपोजिट प्राइमरी की, दैट बिकम्स कंपोजिट प्राइमरी की। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 11। अ रो दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो रो जो सिंगल डेटा आइटम को टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रिकॉर्ड, या फिर हम उसे कह देते हैं टपल। सिंगल डेटा आइटम का मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर मैं उसमें से रोल नंबर 5 का सारा डेटा ले रही हूँ तो एक स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसी रो जिसके अंदर एक सिंगल डेटा आइटम रहता है किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए या स्टूडेंट के लिए, उसे हम या तो रिकॉर्ड कहते हैं या फिर हम उसे टपल कहते हैं, ठीक है। देन आपका होता है स्टूडेंट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजिंग द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंजिंग द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दैट इज बेसिकली सॉर्टिंग, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। जैसे स्टूडेंट टेबल के अंदर हम रोल नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसे सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। राइट एनी 4 रूल्स विच इज टू बी फॉलोड फॉर क्रिएटिंग द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए हमें किन 4 रूल्स को फॉलो करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स ये आपने पढ़े हैं। सबसे पहले होता है कि पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि जो भी आपका पासवर्ड है आप उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स का यूज़ करें, ठीक है। थर्ड, उसमें आप सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ ऐसी होती है कि आप इसके अंदर कोई भी ऐसा नेम ना यूज़ करें जैसे कि आपके रिलेटिव्स का है या आपके पेट का है जो कि इजीली गैसेबल हो। अवॉइड यूजिंग सच नेम्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल साइट्स पे अगर आप पासवर्ड्स लगा रहे हैं तो उन सबके पासवर्ड्स आप सेम ना रखें, थोड़े से अलग अलग रखें। अंडरस्टूड? So these are some of the 4 rules which are to be followed in order to create the strong passwords. Okay. Next we are having is
What is the special name given to the discussion style site used by non-technical users for creating the personal web pages? जो अपने लिए वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं उस डिस्कशन स्टाइल साइट, जो नॉन टेक्निकल यूजर्स यानी कि जिनको ज़्यादा पता नहीं होता कि कैसे कंप्यूटर में डिफरेंट सेटिंग्स को यूज़ करना होता है, तो व्हाट इज़ अ स्पेशल नेम गिवन टू द डिस्कशन स्टाइल साइट जिससे कि पर्सनल वेब पेजेस क्रिएट किए जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं ब्लॉग, दैट इज़ नोन एज ब्लॉग। और हमें ऐसी कोई भी 2 साइट्स बतानी है जिसकी हेल्प से हम ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट साइट्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन क्रिएट द ब्लॉग कौन कौन सी हो सकती हैं? इट कैन बी ब्लॉग डेस्क, ठीक है, और आपकी कौन सी हो सकती है? डिफरेंट साइट्स होती हैं जिसमें हम ब्लॉग्स बनाते हैं, और वर्डप्रेस होती है, जुमला होती है, तो आप किसी भी साइट के नेम लिख सकते हो, एनी टू, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन विद 2 पॉइंट्स ओनली। लैन और वैन, लैन की डेफिनेशन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की डेफिनेशन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो है इट कवर्स अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, वैन कवर्स द कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड द कंट्रीज, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए। और लिखना चाहें तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि लैन का जो नेटवर्क है इट इज़ विद इन ऑफिस और अ बिल्डिंग, और जो वैन का नेटवर्क होता है वो बहुत सारे लैंड्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर अपने आप में बहुत बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन इज इंटरनेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी क्रिएटेड इन टेबल। टेबल के अंदर 2 टाइप की रिलेशनशिप कौन कौन सी होती हैं आपको वो बतानी है। जैसे होती है हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप है, एंड देन वी हैव 1-to-many और many-to-one रिलेशनशिप, और many-to-many रिलेशनशिप भी होती है। तो इस केस में ये हो गया हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप एंड 1-to-many और many-to-many रिलेशनशिप। 1-to-many और many-to रिलेशनशिप होती है। जब 1-to-1 रिलेशनशिप होती है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर हमारी प्राइमरी की जो होती है वो लिंक होती है दूसरे टेबल की प्राइमरी की से, ठीक है। और 1-to-many में होता है कि फर्स्ट टेबल की जितनी भी एंट्रीज हैं वो दूसरे टेबल की बहुत सारी एंट्रीज से लिंक्ड होगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो फॉर्म्स हमारे क्या होते हैं, एक ऐसा यूजर इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से हम एक यूजर इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसे सेव कर सकते हैं। और रिपोर्ट क्या होती है, समराइज्ड फॉर्म ऑफ द डेटा जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट की जा सकती है, दैट इज अ रिपोर्ट। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई एनी 2 कॉलम नेम्स और एट्रीब्यूट्स एंड देयर डेटा टाइप्स फ्रॉम द गिवन टेबल। हमारे पास एक टेबल है प्लेयर नाम से, इसमें हमें कॉलम का नेम बताना है और उसका डेटा टाइप बताना है, कोई भी 2 कॉलम के नेम और उनके डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम सबके डिस्कस कर लेते हैं। PID है तो इसे हम क्या ले सकते हैं, देखो अब इसके अंदर जो ID है उसमें कैरेक्टर भी है और नंबर भी है, तो ऐसे के लिए बेटर रहता है कि हम var char ले लें या char ले लें। ब्रैकेट में आप इसका साइज दे सकते हो, जैसे कि आपने 5 दे दिया, ठीक है। P नेम है, इसके अंदर सारा टेक्सचुअल डेटा है तो इसमें आप char या var char ले सकते हैं। रन्स है, इसके अंदर सारा होल नंबर्स हैं तो आप इंटीजर ले सकते हैं। जेंडर में आप char या var char में से कोई भी ले सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ है तो इसमें डेट, मंथ और ईयर होता है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, डेट। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डेटा टाइप होता है दैट इज डेट ओनली। अंडरस्टूड। इसके बाद नेक्स्ट इज सेक्शन सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। 3 में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। आर्यन इज टू मच वरीड व्हेन ही केम टू नो दैट समवन हैज विथड्रॉन all money from his uncle's bank account. He was not able to understand how this could happen when he has not given his ATM card to anyone. आर्यन को पता लगा कि उसके अंकल के बैंक अकाउंट में से सारे पैसे निकाल लिए गए हैं और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने ATM कार्ड किसी को नहीं दिया, फिर भी ऐसा कैसे हो गया। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है, सजेस्ट हिम अ वे बाय विच ही कैन बी एश्योर्ड दैट ही इज डूइंग सिक्योर्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो स्टूडेंट्स हमें कैसे पता लगता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है उसमें S का साइन होना चाहिए, S लिखा हुआ होना चाहिए विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ होती है जो पैडलॉक का साइन होता है, दैट शुड बी देयर। पैडलॉक का साइन ये इंश्योर करता है कि वो जो साइट है दैट इज सिक्योर्ड एनफ, आप उसके ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर ही नीड्स टू इंस्टॉल इन हिज कंप्यूटर टू
प्रोटेक्ट हिज कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर। बैड सॉफ्टवेयर से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? दैट इज योर एंटीवायरस। मालवेयर मीन्स बैड सॉफ्टवेयर, बैड सॉफ्टवेयर हमारा कुछ भी हो सकता है, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंटीवायरस को यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड अबाउट फिशिंग। फिशिंग के बारे में बताइए, फिशिंग क्या होती है? जब हम सेम से दिखने वाले कंटेंट को यूजर को इस तरह से दिखाते हैं कि उसे लगता है कि ये एक ओरिजिनल चीज है, सो इन दैट केस इट कैन गिव यू द फेक लुक। जैसे कि मान लो एक बैंक है, HDFC बैंक, उसकी एक वेबसाइट है, तो किसी ने उसी के जैसी एक और वेबसाइट बना दी और यूजर को लगा कि ये, जब उस यूजर उस वेबसाइट पे गया तो देखने में उसका लुक एंड फील सेम ओरिजिनल बैंक के जैसा लगा, वेबसाइट के जैसा। अब यूजर को लगा कि इसके अंदर जो है ये ओरिजिनल वेबसाइट है, तो उसने उसमें नेट बैंकिंग के लिए अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, यूजर की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो थर्ड पार्टी वाले हैकर या क्रैकर को मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से इस टर्म को हम क्या कहते हैं? फिशिंग, ठीक है। यानी कि एक जाल बिछा दिया गया और उसमें ट्रैप कर लिया गया। अंडरस्टूड। अब डी पार्ट क्या कहता है? ही ऑल्सो थिंक्स दैट कुकीज आर हार्मलेस, एक्सप्लेन हिम हाउ कुकीज कैन कॉज हार्म टू हिम। अब उसने ये समझा, उसे ये पता है कि कुकीज जो हैं वो हार्मलेस होती हैं, तो आप उसे ये बताइए कि कुकीज हार्मफुल कैसे हो सकती हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें कुकीज इनेबल्ड होती हैं। जो भी आप सर्फिंग कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री में सारी चीज़ें जा रही हैं, गूगल को सब पता है कि आप क्या क्या सर्फिंग कर रहे हो। तो इससे आपकी हिस्ट्री सारी ट्रैक हो रही है, कौन सी बैंक वेबसाइट पे गए, क्या क्या आपने ट्रांजैक्शन की है। सो वॉट एवर यू हैव डन, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें काम करना होता है हम कुकीज़ को डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, हमारी जो हिस्ट्री है वो आगे नहीं जाती है। सो दिस वे कुकीज़ कैन बी हार्मफुल। दिस वॉज अ 4 मार्क क्वेश्चन। Question number 20, due to pandemic, everyone was bound to stay at home, but due to internet, the whole world was connected. So what is meant by the World Wide Web? ठीक है, अब पेंडेमिक की वजह से सब घर पे थे लेकिन इंटरनेट से सभी कनेक्टेड थे। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है और दो वेब ब्राउज़र के नेम्स जो आप जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड द वेबसाइट्स, जहाँ पे वेब पेजेस और वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है, जहाँ से जो कि इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर पाते हैं। और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाने के बाद, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र भी चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम इंटरनेट को चला सकें। सो दैट सॉफ्टवेयर नेम्स आर, इट कैन बी एनी नेम, लाइक गूगल क्रोम हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, एनीवन, ठीक है। बी पार्ट इज एक्सप्लेन हाउ द डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इंटरनेट के ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा को, जैसे मान लीजिए ये मेरा पूरा डेटा है, तो इस डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है एंड दिस स्मॉल सेगमेंट्स आर नोन एज पैकेट्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? पैकेट्स। हर पैकेट के साथ एक हेडर अटैच्ड होता है जिसके अंदर उस पैकेट का एड्रेस होता है। जब ये पैकेट्स इंटरनेट पे मूव करते हैं तो इनका एक पर्टिकुलर एक रूट नहीं होता, ये अलग अलग रूट से मूव करते हैं ओवर द इंटरनेट, ठीक है। और डेस्टिनेशन कंप्यूटर में जाके ये अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग रीअसेंबल होते हैं प्रॉपर तरीके से, और रीअसेंबल होने के बाद दे आर सेंड टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो इस तरह से डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। अभी स्टूडेंट नाम की टेबल है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कॉलम्स हैं, एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, एंड देन योर हाउस एंड देन जेंडर, ठीक है। इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट इज टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के स्टूडेंट्स की डिटेल्स को डिस्प्ले कराना है, तो ऑल डिटेल्स डिस्प्ले करानी है तो क्या कहेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। कंडीशन क्या है यहाँ पे? हाउस शुड बी ग्रीन, तो कंडीशन के लिए हम लगाएंगे वेयर हाउस इक्वल्स टू ग्रीन, ठीक है, सेमीकोलन। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड आपका है टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 5 हुज एडमिशन नंबर इज 1005।
जिसका एडमिशन नंबर 1005 है उस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो क्या करने हैं, इंक्रीज करने हैं 5 मार्क्स से। अब देखिए 1005 जो है वो अर्जुन का है, इसके मार्क्स है 72, तो हमें कितने बनाने हैं 77। तो यहाँ पे हमें क्या लिखनी है, कमांड। तो हम क्या देंगे, कमांड क्या कहेंगे, हम क्या करना है, हमें मार्क्स को इंक्रीज करना है यानी कि चेंजेस करने हैं। तो हम क्या कहेंगे, अपडेट मार्क्स, अपडेट स्टूडेंट, सॉरी टेबल का नाम देना है अपडेट स्टूडेंट, सेट क्या सेट करने हैं, मार्क्स कितने सेट करने हैं, +5। सो मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स +5। साथ में यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, वेयर कंडीशन हमने क्या दी हुई है, एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1005। एडमिशन नंबर हमारा क्या है, 1005। सो हमने यहाँ से मार्क्स में इंक्रीज कर दिया, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स +5 वेयर एडमिशन नंबर इक्वल्स टू 1005। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेज टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर लेस देन 80। उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स को डिस्प्ले कराना है जिनके मार्क्स जो हैं वो 80 से कम है। तो ऑल स्टूडेंट्स की डिस्प्ले करानी है, तो इसके लिए हमारी क्या कमांड रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मार्क्स की कंडीशन है वेयर मार्क्स लेस देन 80। ठीक है, सो दिस इज आवर कंडीशन, मार्क्स लेस देन 80 एंड पुट अ सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जहाँ पे मार्क्स जो है वो लेस देन 80 है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। डिस्प्ले कराना है तो सेलेक्ट कमांड, क्या कराना है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो डिस्प्ले के लिए हमने लिखा सेलेक्ट, सारी डिटेल्स डिस्प्ले करानी है तो स्टार, कौन से टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज हम यूज करते हैं, और किसके अकॉर्डिंग कराना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मार्क्स DESC सेमीकोलन। अंडरस्टूड। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये आपके टोटल 21 क्वेश्चन थे जिनके सभी आंसर्स को हमने डिस्कस कर लिया। आई होप अब आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि आपने क्या क्या आंसर्स लिखे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं, आपका कितना स्कोर आ रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी वेल बिकॉज मैनी क्वेश्चंस आर देयर जिनके टाइप्स की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी क्वेश्चंस के जो हमने किए थे रिवीजन उसमें हम कर चुके हैं। So students, I hope you have understood the questions. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and keep studying. Now, all of you are done with the exams of class 10th and you'll be moving on to class 11th. Class 11th में जो बच्चे computer science लेना चाहते हैं, that we are having the language as Python, computer science with Python. जो भी आप उसके अंदर सीखना चाहते हैं उसके चैप्टर्स की प्लेलिस्ट इज़ अवेलेबल ऑन माय चैनल। अगर आप उसमें कभी भी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।